न्यूज सच। नमस्कार, मैं मयूरी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका देश प्रदेश की खबरों में। एक नजर डालते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने किया 103 अमृत भारत रेलवे स्टेशन का उद्घाटन। शिवसेना ने गठबंधन पर तभी विचार होगा जब ठोस प्रस्ताव आए। अमेरिका और भारत के बीच व्यापार समझौते के लेकर फिर बातचीत। अब खबरें विस्तार से। पीएम मोदी ने किया 103 अमृत भारत रेलवे स्टेशन का उद्घाटन। जानिए वहां रेल यात्रियों को मिलेंगी क्या खास सुविधाएं। कल का दिन देश के रेलवे विभागों और यात्री दोनों के लिए खास होने वाला है। वंदे भारत की सफलता के बाद केंद्र सरकार ने रेलवे सर्विस को बेहतर बनाने के लिए एक और प्रयास किया है। कल 22 मई गुरुवार के दिन पीएम नरेंद्र मोदी 103 अमृत भारत रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया है। ये रेलवे देश के 18 राज्यों के 86 जिलों में चलने वाली है। आज हम इस आर्टिकल के माध्यम से जानेंगे कि इन रेलवे स्टेशन में आम आदमी को क्या सुविधाएं मिलने वाली, वही कैसे ये नई सर्विस उनकी यात्रा को सुविधाजनक बना देंगी। मीडिया रिपोर्ट की माने तो रेलवे विभाग की ओर से रेलवे स्टेशन में मिलने वाली सुविधाओं को और बेहतर करने की कोशिश की गई है। आपको नीचे बताई गई सुविधाएं मिलने वाली है। इनमें से सभी यात्रियों को एसी वेटिंग रूम, रिटायरिंग रूम और छोटे बच्चों के देखभाल के लिए बेबी केयर रूम भी दिया जा रहा है। इसके अलावा रेलवे स्टेशन बिना किसी परेशानी के पहुंच पाए उसके लिए एस्केलेटर और लिफ्ट की सुविधा भी दी जाएगी। वहीं हर जगह डिजिटल डिस्प्ले और ग्रीन एनर्जी पर आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है। सभी यात्रियों को हाई स्पीड वाईफाई, वाटर एटीएम और फूड कोर्ट मिलने वाला है। शौचालय में साफ सफाई का खास ध्यान रखा गया है। इसके साथ ही टिकट सिस्टम को भी सुधारने की कोशिश की गई है। अमृत भारत रेलवे स्टेशन देश के 18 राज्यों में शुरू होने वाला है। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और चंडीगढ़, झारखंड और तेलंगाना शामिल है। इन सभी राज्यों में से उत्तर प्रदेश में ज्यादा अमृत भारत रेलवे स्टेशन शुरू होने जा रहे हैं। इन संख्या 19 है। वहीं गुजरात में 18, महाराष्ट्र में 15, तमिलनाडु में 9, राजस्थान में 8, मध्य प्रदेश में 6, कर्नाटक और चंडीगढ़ में 3 और झारखंड और तेलंगाना में 3 रेलवे स्टेशन शुरू होने वाले हैं। कल का दिन देश के रेलवे विभागों और यात्री दोनों के लिए खास होने वाला है। वंदे भारत की सफलता के बाद केंद्र सरकार ने रेलवे सर्विस को बेहतर बनाने के लिए एक और प्रयास किया है। कल 22 मई गुरुवार के दिन पीएम नरेंद्र मोदी 103 अमृत भारत रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया है। ये रेलवे देश के 18 राज्यों के 86 जिलों में चलने वाली है। आज हम इस आर्टिकल के माध्यम से जानेंगे कि इन रेलवे स्टेशन में आम आदमी को क्या सुविधाएं मिलने वाली, वही कैसे ये नई सर्विस उनकी यात्रा को सुविधाजनक बना देंगी। मीडिया रिपोर्ट की माने तो रेलवे विभाग की ओर से रेलवे स्टेशन में मिलने वाली सुविधाओं को और बेहतर करने की कोशिश की गई है। आपको नीचे बताई गई सुविधाएं मिलने वाली है। इनमें से सभी यात्रियों को एसी वेटिंग रूम, रिटायरिंग रूम और छोटे बच्चों के देखभाल के लिए बेबी केयर रूम भी दिया जा रहा है। इसके अलावा रेलवे स्टेशन बिना किसी परेशानी के पहुंच पाए उसके लिए एस्केलेटर और लिफ्ट की सुविधा भी दी जाएगी। वहीं हर जगह डिजिटल डिस्प्ले और ग्रीन एनर्जी पर आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है। सभी यात्रियों को हाई स्पीड वाईफाई, वाटर एटीएम और फूड कोर्ट मिलने वाला है। शौचालय में साफ सफाई का खास ध्यान रखा गया है। इसके साथ ही टिकट सिस्टम को भी सुधारने की कोशिश की गई है। अमृत भारत रेलवे स्टेशन देश के 18 राज्यों में शुरू होने वाला है। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और चंडीगढ़, झारखंड और तेलंगाना शामिल है। इन सभी राज्यों में से उत्तर प्रदेश में ज्यादा अमृत भारत रेलवे स्टेशन शुरू होने जा रहे हैं। इन संख्या 19 है। वहीं गुजरात में 18, महाराष्ट्र में 15, तमिलनाडु में 9, राजस्थान में 8, मध्य प्रदेश में 6, कर्नाटक और चंडीगढ़ में 3 और झारखंड और तेलंगाना में 3 रेलवे स्टेशन शुरू होने वाले हैं। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। शिवसेना ने गठबंधन पर तभी विचार होगा जब ठोस प्रस्ताव आएगा। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के एक वरिष्ठ नेता ने बृहस्पतिवार को कहा कि पार्टी प्रमुख राज ठाकरे शिवसेना से गठबंधन पर तभी विचार करेंगे जब उस ओर से कोई ठोस प्रस्ताव सामने आएगा।
उन्होंने कहा कि पूर्व में गठबंधन के लिए इस तरह के प्रयासों के बदले उन्हें विश्वासघात ही मिला है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के संदीप देशपांडे ने संवाददाताओं से बात करते हुए राज ठाकरे का जिक्र किया। राज ठाकरे के हालिया साक्षात्कार में उन्होंने अपने चचेरे भाई उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता वाली शिवसेना के साथ राजनीतिक गठबंधन के लिए बातचीत करने के लिए विकल्प खुले होने का संकेत दिया था। मुंबई, ठाणे, नासिक, नागपुर और पुणे समेत महाराष्ट्र के नगर निकायों के चुनाव इस साल के अंत तक होने हैं। देशपांडे ने कहा, अगर शिवसेना को लगता है कि मनसे के साथ गठबंधन संभव है तो उनके एक ठोस प्रस्ताव के साथ सामने आना चाहिए। राज ठाकरे उस पर निर्णय लेंगे। उन्होंने कहा, हमने पहले भी प्रस्ताव भेजे थे लेकिन हमें विश्वासघात का सामना करना पड़ा। अगर वे हमें साथ चाहते हैं तो उन्हें राज ठाकरे को उचित प्रस्ताव भेजना चाहिए, वह उस पर उपयुक्त निर्णय लेंगे। देशपांडे ने स्पष्ट किया कि राज ठाकरे ने अपने साक्षात्कार में कहीं भी उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी के साथ सीधे गठबंधन की बात नहीं कही थी, जो महाविकास आघाड़ी का हिस्सा है। उन्होंने कहा, राज ठाकरे ने यह नहीं कहा कि गठबंधन होना ही चाहिए। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि अगर शिवसेना इच्छुक है तो वह उस पर विचार करेंगे। देशपांडे से जब पूछा गया कि क्या उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ शिवसेना भी मनसे के साथ समझौते की कोशिश कर रही है, तो उन्होंने कहा, अब तक उनकी ओर से कोई आधिकारिक संदेश नहीं आया है। पिछले महीने राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बयानों से ये अटकलें लगने लगी थी कि लगभग 2 दशक पुराने मतभेदों को दरकिनार करके वे मराठी जनता के व्यापक हित में फिर से साथ आ सकते हैं। राज ठाकरे ने वर्ष 2005 में शिवसेना से अलग होकर 2006 में अपनी पार्टी मनसे की स्थापना की थी। उन्होंने अतीत में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया है, जो इस समय शिवसेना की विरोधी है। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। अमेरिका और भारत के बीच व्यापार समझौतों को लेकर फिर बातचीत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई टैरिफ नीति के ऐलान के बाद अमेरिका और भारत के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए गुरुवार को फिर से बातचीत हुई। वॉशिंगटन में बैठक हुई। बैठक में वाणिज्यिक और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हावर्ड लुस्निक के साथ प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर चर्चा की। इससे पहले 20 मई को भी पीयूष गोयल ने व्यापार समझौते को लेकर लुस्निक के साथ बैठक की थी। पीयूष गोयल ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि दोनों देशों के व्यापारिक हितों के लिए अमेरिकी वाणिज्यिक मंत्री हावर्ड लुस्निक के साथ सकारात्मक वार्ता हुई। हम अपने व्यवसाय और लोगों के लिए अवसरों को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अमेरिका ने भारत पर 26% टैरिफ लगाया था, लेकिन फिर इस पर 90 दिनों की रोक की घोषणा की थी, जो 8 जुलाई की मध्यरात्रि को समाप्त हो रही है। वॉशिंगटन में बैठक हुई। बैठक में वाणिज्यिक और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हावर्ड लुस्निक के साथ प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर चर्चा की। इससे पहले 20 मई को भी पीयूष गोयल ने व्यापार समझौते को लेकर लुस्निक के साथ बैठक की थी। पीयूष गोयल ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि दोनों देशों के व्यापारिक हितों के लिए अमेरिकी वाणिज्यिक मंत्री हावर्ड लुस्निक के साथ सकारात्मक वार्ता हुई। हम अपने व्यवसाय और लोगों के लिए अवसरों को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अमेरिका ने भारत पर 26% टैरिफ लगाया था, लेकिन फिर इस पर 90 दिनों की रोक की घोषणा की थी, जो 8 जुलाई की मध्यरात्रि को समाप्त हो रही है। वॉशिंगटन में बैठक हुई। बैठक में वाणिज्यिक और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हावर्ड लुस्निक के साथ प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर चर्चा की। इससे पहले 20 मई को भी पीयूष गोयल ने व्यापार समझौते को लेकर लुस्निक के साथ बैठक की थी। पीयूष गोयल ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि दोनों देशों के व्यापारिक हितों के लिए अमेरिकी वाणिज्यिक मंत्री हावर्ड लुस्निक के साथ सकारात्मक वार्ता हुई। हम अपने व्यवसाय और लोगों के लिए अवसरों को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अमेरिका ने भारत पर 26% टैरिफ लगाया था, लेकिन फिर इस पर 90 दिनों की रोक की घोषणा की थी, जो 8 जुलाई की मध्यरात्रि को समाप्त हो रही है। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। सैन डिएगो विमान हादसे में मेटल ब्रांड के पूर्व ड्रमर डेनियल विलियम्स के मारे जाने की आशंका। अमेरिका के सैन डिएगो में गुरुवार की सुबह एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस विमान दुर्घटना में प्रमुख म्यूजिक एजेंट डेव शापिरो की मौत हो गई है। शापिरो साउंड टैलेंट ग्रुप के सह संस्थापक थे। वह सम 41 स्टोरी ऑफ द ईयर
और पीएस द वेयर्स जैसे रॉक बैंड में शामिल थे। इस दुर्घटना में मेटल बैंड द डेविस वेयर्स प्राडा के पूर्व ड्रमर डेनियल विलियम्स के भी मारे जाने की आशंका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने इसी विमान से सोशल मीडिया पोस्ट किया था। विमान दुर्घटना की चपेट में आकर मर्फी कैनन में एक घर नष्ट हो गया है और आसपास की 10 अन्य इमारतों को भी नुकसान पहुंचाया है। इससे सड़कों पर जली हुई कारें और उनका मलबा फैल गया है। इसमें 8 अन्य लोग घायल भी हुए हैं। साउंड टैलेंट ग्रुप के प्रवक्ता ने ये बयान दिया है कि हम अपने सह संस्थापक, सहकर्मियों और मित्रों को खोकर स्तंभित हैं। हमारी संवेदनाएं उनके परिवारों और आज के त्रासदी से प्रभावित सभी लोगों के साथ है। विमानन कंपनी ने कहा कि इस विमान दुर्घटना में उसके 3 कर्मचारी मारे गए, उनके साथ शॉपिरो भी शामिल है। कंपनी ने अन्य ही पहचान सार्वजनिक नहीं की है। सैन डिएगो के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि इस दुर्घटना में कम से कम 2 लोग मारे गए हैं। हालांकि दुर्घटना की जांच कर रहे राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड ने कहा है कि मृतकों की कुल संख्या स्पष्ट नहीं है। अधिकारियों ने मारे गए लोगों में से किसी का नाम जारी नहीं। अमेरिका के सैन डिएगो में गुरुवार की सुबह एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस विमान दुर्घटना में प्रमुख म्यूजिक एजेंट डेव शापिरो की मौत हो गई है। शापिरो साउंड टैलेंट ग्रुप के सह संस्थापक थे। वह सम 41 स्टोरी ऑफ द ईयर और पीएस द वेयर्स जैसे रॉक बैंड में शामिल थे। इस दुर्घटना में मेटल बैंड द डेविस वेयर्स प्राडा के पूर्व ड्रमर डेनियल विलियम्स के भी मारे जाने की आशंका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने इसी विमान से सोशल मीडिया पोस्ट किया था। विमान दुर्घटना की चपेट में आकर मर्फी कैनन में एक घर नष्ट हो गया है और आसपास की 10 अन्य इमारतों को भी नुकसान पहुंचाया है। इससे सड़कों पर जली हुई कारें और उनका मलबा फैल गया है। इसमें 8 अन्य लोग घायल भी हुए हैं। साउंड टैलेंट ग्रुप के प्रवक्ता ने ये बयान दिया है कि हम अपने सह संस्थापक, सहकर्मियों और मित्रों को खोकर स्तंभित हैं। हमारी संवेदनाएं उनके परिवारों और आज के त्रासदी से प्रभावित सभी लोगों के साथ है। विमानन कंपनी ने कहा कि इस विमान दुर्घटना में उसके 3 कर्मचारी मारे गए, उनके साथ शॉपिरो भी शामिल है। कंपनी ने अन्य ही पहचान सार्वजनिक नहीं की है। सैन डिएगो के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि इस दुर्घटना में कम से कम 2 लोग मारे गए हैं। हालांकि दुर्घटना की जांच कर रहे राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड ने कहा है कि मृतकों की कुल संख्या स्पष्ट नहीं है। अधिकारियों ने मारे गए लोगों में से किसी का नाम जारी नहीं किया है। अमेरिका के सैन डिएगो में गुरुवार की सुबह एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस विमान दुर्घटना में प्रमुख म्यूजिक एजेंट डेव शापिरो की मौत हो गई है। शापिरो साउंड टैलेंट ग्रुप के सह संस्थापक थे। वह सम 41 स्टोरी ऑफ द ईयर और पीएस द वेयर्स जैसे रॉक बैंड में शामिल थे। इस दुर्घटना में मेटल बैंड द डेविस वेयर्स प्राडा के पूर्व ड्रमर डेनियल विलियम्स के भी मारे जाने की आशंका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने इसी विमान से सोशल मीडिया पोस्ट किया था। विमान दुर्घटना की चपेट में आकर मर्फी कैनन में एक घर नष्ट हो गया है और आसपास की 10 अन्य इमारतों को भी नुकसान पहुंचाया है। इससे सड़कों पर जली हुई कारें और उनका मलबा फैल गया है। इसमें 8 अन्य लोग घायल भी हुए हैं। साउंड टैलेंट ग्रुप के प्रवक्ता ने ये बयान दिया है कि हम अपने सह संस्थापक, सहकर्मियों और मित्रों को खोकर स्तंभित हैं। हमारी संवेदनाएं उनके परिवारों और आज के त्रासदी से प्रभावित सभी लोगों के साथ है। विमानन कंपनी ने कहा कि इस विमान दुर्घटना में उसके 3 कर्मचारी मारे गए, उनके साथ शॉपिरो भी शामिल है। कंपनी ने अन्य ही पहचान सार्वजनिक नहीं की है। सैन डिएगो के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि इस दुर्घटना में कम से कम 2 लोग मारे गए हैं। हालांकि दुर्घटना की जांच कर रहे राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड ने कहा है कि मृतकों की कुल संख्या स्पष्ट नहीं है। अधिकारियों ने मारे गए लोगों में से किसी का नाम जारी नहीं किया है। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने की कायाकल्प मंथन की अध्यक्षता। बोले, जन भागीदारी से सरकारी अस्पतालों की सेवा में होगा सुधार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आज गुरुवार को कायाकल्प मंथन नामक एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इसमें स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, केंद्रीय सरकारी अस्पतालों के प्रतिनिधि, गैर सरकारी संगठन और स्वास्थ्य विशेषज्ञ शामिल हुए। बैठक का उद्देश्य देश भर में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना
और जन भागीदारी को बढ़ावा देना है। बैठक में खास ध्यान कायाकल्प योजना को नई ऊर्जा देने पर रहा। यह योजना वर्ष 2015 में शुरू हुई थी, जिसका मकसद सरकारी अस्पतालों में स्वच्छता, साफ सफाई और संक्रमण पर नियंत्रण करना है। पिछले 10 वर्षों में योजना का दायरा काफी बड़ा है। केंद्रीय अस्पतालों की संख्या 10 से बढ़कर 25 हो गई है और ये योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से राज्य स्तरीय अस्पतालों तक भी पहुंची है। केंद्रीय मंत्री नड्डा ने कहा कि अब समय आ गया है कि इस योजना को सिर्फ साफ सफाई तक सीमित न रखकर इसे एक व्यापक बदलाव अभियान के रूप में भी देखा जाए। उन्होंने कहा, हमें रोगी केंद्रित प्रणाली की ओर बढ़ना होगा ताकि जनता की बढ़ती अपेक्षाओं को पूरा किया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि अस्पतालों में इलाज के साथ साथ पर्यावरण, वातावरण और स्टाफ का व्यवहार भी रोगी के अनुभव को प्रभावित करता है। हर दिन हजारों लोग सरकारी अस्पतालों में आते हैं और इलाज कराते हैं, लेकिन कई बार उनके फीडबैक में सकारात्मकता नहीं दिखती। उन्होंने इसका कारण संवाद में कमी और सहानुभूति की कमी को बताया। उन्होंने सभी स्वास्थ्य संस्थानों में गुणवत्ता बनाए रखने के लिए निरंतर प्रशिक्षण, नियमित समीक्षा और सख्त निगरानी व्यवस्था की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अस्पतालों की छवि और जनधारणा सुधारने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, सफाई, स्टाफ का व्यवहार और मूलभूत सुविधाओं को मजबूत किया जाना चाहिए। इस बैठक का मुख्य बिंदु जन भागीदारी यानी स्थानीय समुदायों की भागीदारी से अस्पतालों के प्रबंधन में सुधार लाना। केंद्रीय मंत्री ने कहा, लोगों में अस्पतालों के प्रति अपनापन और जिम्मेदारी की भावना जगाना जरूरी है। कायाकल्प को अब एक जन आंदोलन बनाना चाहिए। नड्डा ने दिल्ली और अन्य महानगरों के बड़े अस्पतालों पर बढ़ते बोझ को देखते हुए कहा कि जमीनी स्तर के स्वास्थ्य केंद्रों जैसे सब हेल्थ सेंटर पर ध्यान देना जरूरी है। उन्होंने प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, तकनीक का समावेश और पर्यावरण अनुकूलन नवाचारों को बढ़ावा देने पर बल दिया ताकि शहरी अस्पतालों पर दबाव कम किया जा सके। उन्होंने कहा, कायाकल्प केवल एक स्वच्छता अभियान नहीं है, बल्कि यह इस बात का प्रतीक है कि हम स्वास्थ्य सेवाओं को किस तरह सोचते, संचालित करते और प्रदान करते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आज गुरुवार को कायाकल्प मंथन नामक एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इसमें स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, केंद्रीय सरकारी अस्पतालों के प्रतिनिधि, गैर सरकारी संगठन और स्वास्थ्य विशेषज्ञ शामिल हुए। बैठक का उद्देश्य देश भर में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना और जन भागीदारी को बढ़ावा देना है। बैठक में खास ध्यान कायाकल्प योजना को नई ऊर्जा देने पर रहा। यह योजना वर्ष 2015 में शुरू हुई थी, जिसका मकसद सरकारी अस्पतालों में स्वच्छता, साफ सफाई और संक्रमण पर नियंत्रण करना है। पिछले 10 वर्षों में योजना का दायरा काफी बड़ा है। केंद्रीय अस्पतालों की संख्या 10 से बढ़कर 25 हो गई है और ये योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से राज्य स्तरीय अस्पतालों तक भी पहुंची है। केंद्रीय मंत्री नड्डा ने कहा कि अब समय आ गया है कि इस योजना को सिर्फ साफ सफाई तक सीमित न रखकर इसे एक व्यापक बदलाव अभियान के रूप में भी देखा जाए। उन्होंने कहा, हमें रोगी केंद्रित प्रणाली की ओर बढ़ना होगा ताकि जनता की बढ़ती अपेक्षाओं को पूरा किया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि अस्पतालों में इलाज के साथ साथ पर्यावरण, वातावरण और स्टाफ का व्यवहार भी रोगी के अनुभव को प्रभावित करता है। हर दिन हजारों लोग सरकारी अस्पतालों में आते हैं और इलाज कराते हैं, लेकिन कई बार उनके फीडबैक में सकारात्मकता नहीं दिखती। उन्होंने इसका कारण संवाद में कमी और सहानुभूति की कमी को बताया। उन्होंने सभी स्वास्थ्य संस्थानों में गुणवत्ता बनाए रखने के लिए निरंतर प्रशिक्षण, नियमित समीक्षा और सख्त निगरानी व्यवस्था की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अस्पतालों की छवि और जनधारणा सुधारने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, सफाई, स्टाफ का व्यवहार और मूलभूत सुविधाओं को मजबूत किया जाना चाहिए। इस बैठक का मुख्य बिंदु जन भागीदारी यानी स्थानीय समुदायों की भागीदारी से अस्पतालों के प्रबंधन में सुधार लाना। केंद्रीय मंत्री ने कहा, लोगों में अस्पतालों के प्रति अपनापन और जिम्मेदारी की भावना जगाना जरूरी है। कायाकल्प को अब एक जन आंदोलन बनाना चाहिए। नड्डा ने दिल्ली और अन्य महानगरों के बड़े अस्पतालों पर बढ़ते बोझ को देखते हुए कहा कि जमीनी स्तर के स्वास्थ्य केंद्रों जैसे सब हेल्थ सेंटर पर ध्यान देना जरूरी है। उन्होंने प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, तकनीक का समावेश और पर्यावरण अनुकूलन नवाचारों को बढ़ावा देने पर बल दिया ताकि शहरी अस्पतालों पर दबाव कम किया जा सके। उन्होंने कहा,
कायाकल्प केवल एक स्वच्छता अभियान नहीं है, बल्कि यह इस बात का प्रतीक है कि हम स्वास्थ्य सेवाओं को किस तरह सोचते, संचालित करते और प्रदान करते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आज गुरुवार को कायाकल्प मंथन नामक एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इसमें स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, केंद्रीय सरकारी अस्पतालों के प्रतिनिधि, गैर सरकारी संगठन और स्वास्थ्य विशेषज्ञ शामिल हुए। बैठक का उद्देश्य देश भर में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना और जन भागीदारी को बढ़ावा देना है। बैठक में खास ध्यान कायाकल्प योजना को नई ऊर्जा देने पर रहा। यह योजना वर्ष 2015 में शुरू हुई थी, जिसका मकसद सरकारी अस्पतालों में स्वच्छता, साफ सफाई और संक्रमण पर नियंत्रण करना है। पिछले 10 वर्षों में योजना का दायरा काफी बड़ा है। केंद्रीय अस्पतालों की संख्या 10 से बढ़कर 25 हो गई है और ये योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से राज्य स्तरीय अस्पतालों तक भी पहुंची है। केंद्रीय मंत्री नड्डा ने कहा कि अब समय आ गया है कि इस योजना को सिर्फ साफ सफाई तक सीमित न रखकर इसे एक व्यापक बदलाव अभियान के रूप में भी देखा जाए। उन्होंने कहा, हमें रोगी केंद्रित प्रणाली की ओर बढ़ना होगा ताकि जनता की बढ़ती अपेक्षाओं को पूरा किया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि अस्पतालों में इलाज के साथ साथ पर्यावरण, वातावरण और स्टाफ का व्यवहार भी रोगी के अनुभव को प्रभावित करता है। हर दिन हजारों लोग सरकारी अस्पतालों में आते हैं और इलाज कराते हैं, लेकिन कई बार उनके फीडबैक में सकारात्मकता नहीं दिखती। उन्होंने इसका कारण संवाद में कमी और सहानुभूति की कमी को बताया। उन्होंने सभी स्वास्थ्य संस्थानों में गुणवत्ता बनाए रखने के लिए निरंतर प्रशिक्षण, नियमित समीक्षा और सख्त निगरानी व्यवस्था की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अस्पतालों की छवि और जनधारणा सुधारने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, सफाई, स्टाफ का व्यवहार और मूलभूत सुविधाओं को मजबूत किया जाना चाहिए। इस बैठक का मुख्य बिंदु जन भागीदारी यानी स्थानीय समुदायों की भागीदारी से अस्पतालों के प्रबंधन में सुधार लाना। केंद्रीय मंत्री ने कहा, लोगों में अस्पतालों के प्रति अपनापन और जिम्मेदारी की भावना जगाना जरूरी है। कायाकल्प को अब एक जन आंदोलन बनाना चाहिए। नड्डा ने दिल्ली और अन्य महानगरों के बड़े अस्पतालों पर बढ़ते बोझ को देखते हुए कहा कि जमीनी स्तर के स्वास्थ्य केंद्रों जैसे सब हेल्थ सेंटर पर ध्यान देना जरूरी है। उन्होंने प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण, तकनीक का समावेश और पर्यावरण अनुकूलन नवाचारों को बढ़ावा देने पर बल दिया ताकि शहरी अस्पतालों पर दबाव कम किया जा सके। उन्होंने कहा, कायाकल्प केवल एक स्वच्छता अभियान नहीं है, बल्कि यह इस बात का प्रतीक है कि हम स्वास्थ्य सेवाओं को किस तरह सोचते, संचालित करते और प्रदान करते हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लखनऊ में पड़ोसी ने किया 1.5 साल की मासूम का रेप, खेलने के बहाने ले गया था घर। लखनऊ में 1.5 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। यह घटना बीकेटी थाना क्षेत्र में हुई। यहाँ बच्ची का पड़ोसी उसको खिलाने के बहाने अपने घर ले और उसके साथ रेप को अंजाम दे दिया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 1.5 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। ये घटना बीकेटी थाना क्षेत्र में हुई। यहाँ बच्ची का पड़ोसी उसको खिलाने के बहाने अपने घर लेकर और उसके साथ रेप को अंजाम दे दिया। अब बच्ची चिल्लाई तो उसकी मां दौड़कर पड़ोसी के घर पहुंची तो उसने बेटी की खून से लथपथ हालत में देखा। मौके पर पहुंचकर मां ने पड़ोसी से बच्ची की हालत के बारे में पूछा तो वह गाली गलौज करने लगा। जितेंद्र दुबे, एडीसीपी नॉर्थ जोन ने बताया कि महिला के पहुंचने पर आरोपी ने जाति सूचक गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी। बच्ची के पिता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद आरोपी चंदन पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बच्ची को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा है, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। बता दें कि मासूम बच्चियों के साथ रेप और दरिंदगी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। 2 सप्ताह पहले ही उत्तर प्रदेश की बस्ती जिले के सदर थाना क्षेत्र में 4 साल की बच्ची का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया था। पीड़िता की मां की तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपी की तलाश की जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। लखनऊ में 1.5 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। यह घटना बीकेटी थाना क्षेत्र में हुई। यहाँ बच्ची का पड़ोसी उसको खिलाने के बहाने अपने घर ले और उसके साथ रेप को अंजाम दे दिया।
उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 1.5 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। ये घटना बीकेटी थाना क्षेत्र में हुई। यहाँ बच्ची का पड़ोसी उसको खिलाने के बहाने अपने घर लेकर और उसके साथ रेप को अंजाम दे दिया। अब बच्ची चिल्लाई तो उसकी मां दौड़कर पड़ोसी के घर पहुंची तो उसने बेटी की खून से लथपथ हालत में देखा। मौके पर पहुंचकर मां ने पड़ोसी से बच्ची की हालत के बारे में पूछा तो वह गाली गलौज करने लगा। जितेंद्र दुबे एडीसीपी नॉर्थ जोन ने बताया कि महिला के पहुंचने पर आरोपी ने जाति सचूक गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी। बच्ची के पिता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद आरोपी चंदन पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बच्ची को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा है, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। बता दें कि मासूम बच्चियों के साथ रेप और दरिंदगी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। 2 सप्ताह पहले ही उत्तर प्रदेश की बस्ती जिले के सदर थाना क्षेत्र में 4 साल की बच्ची का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया था। पीड़िता की मां की तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपी की तलाश की जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तनाव बढ़ा तो बांग्लादेश सरकार ने रद्द कर दी भारतीय कंपनी से 180 करोड़ की डिफेंस डील। बांग्लादेश सरकार की तरफ से यह फैसला ऐसे वक्त में हुआ है जब दोनों देशों के बीच संबंध तनावपूर्ण है। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस की चीन के साथ बढ़ती नजदीकियों को हाल ही में पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में उनके विवादित बयानों की वजह से भारत के साथ संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं। बांग्लादेश ने नई दिल्ली और ढाका के बीच बिगड़ते संबंधों के बीच कोलकाता स्थित पब्लिक सेक्टर के जहाज निर्माता के साथ 180.25 करोड़ रुपए के एक बड़े डिफेंस करार को रद्द कर दिया। भारतीय रक्षा मंत्रालय के तहत काम करने वाली गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने बुधवार को स्टॉक एक्सचेंज को आधिकारिक तौर पर जानकारी देते हुए कहा, हम आपको बताना चाहते हैं कि पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश की सरकार ने ऑर्डर रद्द कर दिया है। जीआरएससी को दिया गया कॉन्ट्रैक्ट बांग्लादेश के लिए एक एडवांस महानगर जाने वाले ट्रक के निर्माण के लिए था। इन स्पेशल जहाजों को खुले पानी में लंबी दूरी तक खींचने और बचाव कार्य के लिए डिजाइन किया गया है। बांग्लादेश सरकार की तरफ से यह फैसला ऐसे वक्त में हुआ है जब दोनों देशों के बीच संबंध तनावपूर्ण है। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस की चीन के साथ बढ़ती नजदीकियों को और हाल ही में पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में उनके विवादित बयानों की वजह से भारत के साथ संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं। बांग्लादेश के इस फैसले को भारत द्वारा तीसरे देशों को बांग्लादेश के कार्गो निर्यात के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधाओं को वापस लेने के ऐलान के बाद एक जवाबी कदम के रूप में भी देखा जा रहा है। यह तब हुआ जब मोहम्मद यूनुस ने हाल ही में चीन दौरे के वक्त विवादास्पद रूप से पूर्वोत्तर को भूमि से घिरा हुआ बताया और कहा कि ढाका इस इलाके में महासागर का एकमात्र संरक्षक है। बांग्लादेश सरकार की तरफ से यह फैसला ऐसे वक्त में हुआ है जब दोनों देशों के बीच संबंध तनावपूर्ण है। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस की चीन के साथ बढ़ती नजदीकियों को हाल ही में पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में उनके विवादित बयानों की वजह से भारत के साथ संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं। बांग्लादेश ने नई दिल्ली और ढाका के बीच बिगड़ते संबंधों के बीच कोलकाता स्थित पब्लिक सेक्टर के जहाज निर्माता के साथ 180.25 करोड़ रुपए के एक बड़े डिफेंस करार को रद्द कर दिया। भारतीय रक्षा मंत्रालय के तहत काम करने वाली गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने बुधवार को स्टॉक एक्सचेंज को आधिकारिक तौर पर जानकारी देते हुए कहा, हम आपको बताना चाहते हैं कि पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश की सरकार ने ऑर्डर रद्द कर दिया है। जीआरएससी को दिया गया कॉन्ट्रैक्ट बांग्लादेश के लिए एक एडवांस महानगर जाने वाले ट्रक के निर्माण के लिए था। इन स्पेशल जहाजों को खुले पानी में लंबी दूरी तक खींचने और बचाव कार्य के लिए डिजाइन किया गया है। बांग्लादेश सरकार की तरफ से यह फैसला ऐसे वक्त में हुआ है जब दोनों देशों के बीच संबंध तनावपूर्ण है। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस की चीन के साथ बढ़ती नजदीकियों को और हाल ही में पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में उनके विवादित बयानों की वजह से भारत के साथ संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं। बांग्लादेश के इस फैसले को भारत द्वारा तीसरे देशों को बांग्लादेश के कार्गो निर्यात के लिए
ट्रांसशिपमेंट सुविधाओं को वापस लेने के ऐलान के बाद एक जवाबी कदम के रूप में भी देखा जा रहा है। यह तब हुआ जब मोहम्मद यूनुस ने हाल ही में चीन दौरे के वक्त विवादास्पद रूप से पूर्वोत्तर को भूमि से घिरा हुआ बताया और कहा कि ढाका इस इलाके में महासागर का एकमात्र संरक्षक है। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए MNS न्यूज़ टीवी। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़। आप देख रहे हैं MNS न्यूज़, सच